टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अमरीकी तारीख के ये 70th इलेक्शंस हैं और 47वां सदर चुनने जा रही है अमरीका की अवाम। तो कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा, अगर तो ट्रंप ये ना कहें कि टू बिग टू रिग वाला उनका नारा जो है वो मुस्तरद हो जाता है। तो मैं हूं यूएस इलेक्शंस की ट्रांसमिशन के साथ सैयद फैसल करीम, और इस वक्त तमाम तर दुनिया की नजरें हैं यूएसए पे। वोटर्स कौन होगा, कौन जो है कैपिटल हिल का नया मकीन होगा, और तमाम तर जितने भी आंकड़े लगाए गए थे, जितने भी दावे किए गए थे, अब उनके सच कर दिखाने का या रद्द कर देने का वक्त जो है वो आ चुका है। मेरे साथ मेरी फेलो एंकर अरीबा मौजूद है। अरीबा, पहले तो यू हैव बीन डूइंग वंडरफुल, सबसे पहले तो कमेंडेबल। जैसे कि आई वुड लाइक टू कोट मार्टिन लूथर किंग जूनियर, Why not? and he said कि I have a dream. So I have a dream as well today. Do you want to ask what? Please ask me what it is? बिल्कुल, Yes. तो मेरा ख्वाब ये है कि आने वाले जो पाकिस्तानी इंतखाबात हों उसमें एक पार्टी ये कह रही हो कि हम इलीगल इमिग्रेशन पे वोट लेंगे, एक पार्टी कह रही हो कि हम हेल्थ केयर पे वोट लेंगे, एक पार्टी कह रही हो कि जी हम जो है वो फीमेल राइट्स पे वो कर रहे होंगे। सो आई डोंट नो कि हमारी पॉलिटिक्स कितनी मैच्योर होगी व्हेन यू लुक एट, एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये जो इश्यूज हैं जिन पे ट्रंप एंड कमला लड़ रहे हैं, region to region, state to state differ कर रहे हैं. Do you agree to that? No, I think you're very right. In fact, we have a lot of stats to tell us the same. Please go on. कि किस तरीके से इन इशूज़ पे डिफरेंस है और हर स्टेट में मुख्तलिफ हमें एक सिनेरियो नज़र आता है। सबसे पहले तो हम ये बात करें कि इट्स वेरी क्लियर कि अबॉर्शन इज़ क्लियरली अ कमाला हैरिस इशू, क्लियरली अ डोनाल्ड ट्रंप इशू, एंड ये वो इशूज़ हैं जिस पे इलेक्शन हारा या जीता जाएगा इस साल। और एंटी इमिग्रेशन का ताल्लुक बहुत गहरे अंदाज में एक एंटी बाइडन रेज से भी है, जो स्पेशली उन स्टेट्स में है जहां बहुत अरसे बाद लोगों ने फैसला किया कि चलो डेमोक्रेट्स को ट्राई करते हैं, और फिर आ गए बाइडन साहब। तो जाहिर सी बात है, दे आर डिसअपॉइंटेड, दे आर नॉट ओके विद हाउ थिंग्स हैव बीन गोइंग ऑन फॉर नाउ। सो इट्स वेरी एक्सपेक्टेड कि टॉस अप होगा कुछ स्टेट्स में जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। बट यू नो व्हाट, मे बी बाइडन का जाना कैन प्ले इन फॉर डेमोक्रेट्स एज वेल। लेट्स सी कि वो फीमेल वोटर जो है काउंट, वो can that play right into Kamala's hands? ये तो वक्त बताएगा। हम अपने पैनल को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डेमोक्रेट रहनुमा जफर ताहिर साहब और एनालिस्ट अलीना अली साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। एंड टू बिगिन विद लेडीज फर्स्ट, ऑब्वियसली अनीला साहबा आपसे मैं आगाज करना चाहूँगा। जब भी हम बात करते हैं यूएस इलेक्शंस की, सबसे ज़्यादा फोकस होता है स्विंग स्टेट्स पे, द बैटल ग्राउंड स्टेट्स। और इस बार अगर मैं ये कहूँ कि आउट ऑफ ऑल द बैटल ग्राउंड स्टेट्स, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का फैसला करने जा रहा है पेंसिल्वेनिया, तो मैं कितना सही या कितना गलत होऊंगा? आप मेरा ख्याल है 95% सही होंगे। That's a very good percentage, वैसा। हम लोग इन डेमोक्रेटिक सर्कल्स और जो पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ, वो यही कह रहे हैं कि हमने तो वोट कर दिया डिफरेंट स्टेट्स में, लेकिन डिसाइड तो सिर्फ पेंसिल्वेनिया करेगा। और ये आपको वजूहत इसकी पता है कि वो जो है उसी दिन 5th को उन्होंने अलाउ किया, सुबह से काउंटिंग शुरू हुई है प्रीवियस बैलेट्स की, तो ये सबसे देर लगाएंगे अपना रिजल्ट देने। और उसके अलावा क्योंकि इस स्टेट के जितने नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स हैं 19, दूसरे और स्टेट्स में इतने नहीं है। 16 है, किसी के 12 हैं, 3 है, कैलिफोर्निया के काफ़ी होते हैं बिकॉज वहाँ तादाद लोगों की ज़्यादा है, न्यूयॉर्क की। बट पेंसिल्वेनिया हमेशा ऐसा होता है कि वो कभी एक तरफ होता है डेमोक्रेटिक होता है, कभी ट्रेडिशनली रिपब्लिकन रहता है, और वहाँ पर लोग वोट करते हैं क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत है, रूरल एरियाज में बहुत लोग हैं, वहाँ पर कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस भी बहुत रहते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस भी हैं। एक्चुअली पेंसिल्वेनिया एक क्या कहें कि एक छोटा मिनी अमेरिका है ऑन इट्स ओन, और वहाँ मुसलमान भी रहते हैं, यू नो। सो यस, आई थिंक यू वुड बी वेरी राइट इन सेइंग कि Pennsylvania will decide.
अच्छा अनिला साहिबा, जो आपने बात की, दिस वेरी क्लोजली टाइज अप विद माय क्वेश्चन। आई वांटेड टू आस्क यू कि अभी तक प्रेसिडेंशियल वोटिंग हिस्ट्री में पहली दफ़ा 92 से जो है वो पेंसिल्वेनिया के लोगों ने वोट किया था डोनाल्ड ट्रंप को, एंड फ्रॉम व्हाट दे डिड इन द नेक्स्ट इलेक्शंस इट सीम्स कि दे वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, क्योंकि 2020 में फिर उन्होंने ट्रंप को नहीं बाइडन को वोट किया। तो अब हम देख रहे हैं कि या तो एक एंटी बाइडन रेस का सेंटिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि दैट विल ड्राइव देम टुवर्ड्स ट्रंप, या फिर फाइनली डेमोक्रेट्स के पास पेंसिल्वेनिया दोबारा वापस आ जाएगा। लुकिंग एट द फैक्ट कि पेंसिल्वेनिया में अपना पूरा आखिरी दिन कमाला हैरिस ने गुजारा है, एलन टाउन, स्क्रैटन टाउन, हर फिलाडेल्फिया, हर इंपॉर्टेंट पेंसिल्वेनिया की सिटी में वो गई हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं इस तरह से किया। उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना भी गए, विस्कॉन्सिन भी गए, मल्टीपल स्टेट्स में उन्होंने अपना कैंपेन के लास्ट फ्यू डेज गुजारे हैं। तो आप किस तरह देखती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे पेंसिल्वेनिया या कमाला, और क्यों? देखिए, इन दोनों की स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। कामला हैरिस डिफरेंट रीजंस के लिए पेंसिल्वेनिया गई। डेमोक्रेटिक पार्टी ने जब अपने नंबर्स क्रंच किए तो उन्होंने ये देखा कि अगर कामला लास्ट मिनट जाती हैं वहाँ, स्पेशली आफ्टर जो उन्होंने पोर्टो रिकन्स को गार्बेज कह दिया था, वहाँ पर पोर्टो रिकन्स को उन्होंने उसके अलावा यंग वोटर्स ने उस वक्त तक जी ट्रंप ने नहीं कहा, उनके कमेडियन ने कहा, दैट्स राइट। और जो था उसके बाद उन्होंने अपॉलॉजी भी नहीं की। अगर वो अपॉलॉजी करते जी अगर वो अपॉलॉजी करते तो आई थिंक उन लोगों के लिए बेहतर होता। बट वो जो पोर्टो रिकन और लटीनो, यानी कि ये सारे जो एल साल्वाडोर, मैक्सिकन, हिस्पैनिक, ये सारे लोग जो है इनको इनकी एक तरह से एथनिसिटी एक हो जाती है, बिकॉज ये लटीनो कहलाए जाते हैं। ये सब एंग्री हो गए थे और इनके यंग लोगों ने कहा हम आके वोट करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी ने उस वक्त कहा कि ओके, चेंज ऑफ प्लान्स, जो लोग हमें एंग्री हैं और जो लोग अभी वोट जिन्होंने नहीं किया है उनको आप ले आए, और जिन्होंने नहीं वोट दिया अभी ट्रंप को बिकॉज दे एंग्री, ट्राई कि वो ना दें। इसका मतलब है अगर वो ट्रंप को ना वोट देंगे तो कामला जीत जाएंगी। ट्रंप कैंपेन की डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी। उनको पता था कि नॉर्थ कैरोलिना में अभी बहुत बारिशें और स्टॉर्म्स हुए हैं, तो लोग डिसहार्टन्ड हैं, उनको शायद आए वोट करने, शायद नहीं आए, और वो लास्ट टाइम बहुत कम मार्जिन से जीते थे। इसलिए उनको उनकी कैंपेन ने कहा कि यू कांट। पेंसिल्वेनिया भी गए, वो हेडिंग गए, वहीं पर गए जहां ज्यादातर लटीनोज होते हैं, लेकिन उसके बाद वो दूसरी स्टेट्स गए जहां पर उनको नॉर्थ कैरोलिना, जो कि बहुत बड़ा स्टेट है और अभी वहां बहुत डेविस्टेशन हुआ है, तो उनको डर लग रहा था कैंपेन को कि इफ ही लूजेस नॉर्थ कैरोलिना द गेम इज ओवर, और इसलिए उनको डिफरेंट स्टेट्स पे भेजा कि जल्दी जल्दी जाके वहाँ करो। ओके अनिल साहब, पॉइंट टेकन। जफर साहब क्योंकि वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उनकी तरफ भी सवाल लेके जाऊँ। अब जफर साहब, इस बार शाइनिंग एक मोमेंट है और पूरी दुनिया इसके गुण गा रही है, बशमूल अमेरिका के। दे हैव अ फीमेल कैंडिडेट, बट मैं ओवरऑल अगर बात करूं, अमेरिका पूरी दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, वुमेन एम्पावरमेंट के केसेस के लिए लड़ता है, बट यूएस के इंतखाबात की तारीख में, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शी इज द ओनली थर्ड फीमेल कैंडिडेट, बिकॉज इससे पहले हिलरी क्लिंटन और उससे भी बहुत पहले 1984 में जो जेरल्डीन फरारो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए आई थी। व्हाट डज दिस स्पीक्स ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी, कि वो क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए लिबरल हैं और वैसे कंजर्वेटिव हैं? देखिए, अमेरिका जो है, ये आपको हैरत होगी शायद आपके नाज़रीन को। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यूएस इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं और आप पाकिस्तानी अमेरिकन और मुस्लिम अमेरिकन को आप एक मौका दे रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ जो है आपके जो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है उस तक हम पहुंचा सकें। देखिए, अमेरिका जो है इंतहाई रिलीजियस मुल्क है और एक ट्रेडिशनल मुल्क है और एक कंजर्वेटिव मुल्क है। लोग जो है चेंज को आसानी से यहाँ पे नहीं लाते। यूरोप की तरह ये प्रोग्रेसिव नहीं है, दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है। तो ट्रेडिशनली यहाँ पे विमेन पावर वाज नॉट एट द टॉप। औरतें जो हैं वो पूरी सोसाइटी में एक्टिव है, मगर पॉलिटिक्स में उनकी तादाद कांग्रेस में, सेनेट में और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में इतनी नहीं रही। मगर ये भी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। कमाला हैरिस जो हैं, ख़ास बात ये है
कि वो ना सिर्फ के एक फीमेल होंगी पहली, बल्कि वो एक पहली अफ्रीकन अमेरिकन होंगी, एक पहली साउथ एशियन अमेरिकन होंगी, एक पहली इंडियन अमेरिकन होंगी जिनके ब्लड में इंडियन अमेरिकन डीएनए है। और बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये तो एक रीसेंट फिनोमेना है ना, कि हमने देखा कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का, पूरी का नहीं, कुछ का रुझान जो है मोदी और ट्रंप की दोस्ती की वजह से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, वरना इंडियन अमेरिकन जो है वो एक बैकबोन हुआ करते थे और हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के। और कमाला हैरिस की जो पेरेंट्स हैं, उनकी माँ ने बर्कले में बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था सिविल राइट्स की जब मूवमेंट चल रही थी। तो कमाला हैरिस का जो बैकग्राउंड है वो एक जिसको कहते हैं ना लो इनकम, मिडिल इनकम, उससे है, एजुकेशन से है, वो प्रोसिक्यूटर रही हैं। तो ये बात बहुत लोगों को पसंद आती है, इसलिए कि बहुत कम डेमोक्रेट्स जो हैं वो प्रोसिक्यूटर बैकग्राउंड से आते हैं। तो लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में वो सख्त होंगी। आई थिंक कि अमेरिका जो है वो एक वाकई में ये तारीखी इलेक्शन है। एक तो ये कि बाइडन की जो इनडिसिशन था उसकी वजह से काफी कंफ्यूजन था। अगर ये इनडिसिशन नहीं होता तो डेमोक्रेटिक पार्टी में एक बहुत आप रोबस्ट, जिसको कहते हैं ना, एक बहुत एक्साइटेड आप प्राइमरी प्रोसेस देते। दोनों पार्टीज में एक प्राइमरी प्रोसेस है, इन दोनों पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी मौजूद है। मैं खुद जो हूँ ईयर 2000 में पहला मुसलमान था जो कि नेशनल डेलीगेट इलेक्ट हुआ था, फिर बाद में 2004 में भी। तो हमारा एक सिस्टम है जो कि मार्च में स्टार्ट होता है मोहल्ले की लेवल से, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, स्टेट लेवल पे जाता है और फिर नेशनल लेवल पे जाता है। तो हमारी जो पार्टी के अंदर जो प्राइमरी थी उस वक्त बाइडन जो थे एक वाहिद कैंडिडेट थे, मगर बाइडन के जाने के बाद एक अच्छी बात जो डेमोक्रेटिक पार्टी ने की वो ये कि एक डिबेट हुई कि किसको बनना चाहिए, और आखिरी में कमाला जो थी वो उभरी। तो उसकी वजह से आप देखिए कि जो डिफरेंस जो ओपिनियन थे, बर्नी सैंडर्स का हो ओपिनियन या किसी और का ओपिनियन हो, वो उसमें शामिल हो गए। तो एक पार्टी को एक डिबेट की वजह से एक मैनिफेस्टो मिलता है जो कि एक बैलेंस मैनिफेस्टो होता है। उसके मुकाबले में रिपब्लिकन पार्टी जो थी, रिपब्लिकन पार्टी में डिबेट नहीं हुई। जी, आपने बिल्कुल सही बात की है कि जाहिर सी बात है अगर बाइडन नहीं जाते और कमाला उनको नहीं रिप्लेस करती तो ये भी एक फैक्ट है कि फिर डेमोक्रेटिक पार्टी हैड नो चांस एट ऑल, क्योंकि बाइडन को तो कोई भी वोट नहीं करना चाहता था। लेकिन ये बात What I wanted to ask you, what I really wanted to ask you, I want to address this। ये बहुत बड़ा एक लोगों में कंफ्यूजन है। देखिए, ट्रंप 4 साल प्रेसिडेंट रहे और इलेक्शन हारने के बाद जो उन्होंने किया 6 जनवरी को, और जो इस तरीके से चढ़ाई की, जिस तरीके से केसेस किए, जिस तरह वो डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो एक इंडाइटेड क्रिमिनल हैं अगर देखा जाए तो वो इलेक्शन हार चुके हैं। लोगों को सिर्फ ये याद है कि वो 4 साल प्रेसिडेंट थे, मगर ये भूल गए हैं कि वो एक इलेक्शन हारने के बाद उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। तो बाइडन जो थे वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, मगर डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि एक यंगर कैंडिडेट को सामने लाए जो कि डाइवर्सिटी को जिसको कहते हैं ना एग्जेम्पलीफाई करती हैं, और इस तरह पूरी दुनिया में अमेरिका का स्टैचर बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में जो बच्चियां हैं, बात आपने सही कही है कि वो डाइवर्सिटी को एग्जेम्पलीफाई करती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी वाज बोर्न टू इंडियन एंड ब्लैक पेरेंट्स, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को किसी भी तरह लेवरेज करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी पूरी कैंपेन में उनका यही सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट था कि वोट फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट ट्रम्प। तो जब आप अपने पूरी कैंपेन को एक एसोसिएशन के साथ जोड़ देते हैं, एक ख़ास किस्म के ताल्लुक के साथ जोड़ देते हैं, देन शी ऑल्सो वाज़न्ट एबल टू बेसिकली पोर्ट्रे टू पीपल के शी एंड बाइडन आर नॉट द सेम पीपल। वो इसी हुकूमत की वाइस प्रेसिडेंट थी जिसने ये सारे फैसले लिए हैं जो आप कह रहे हैं कि बाइडन ने लिए, और उसकी वजह से लोगों के अंदर थोड़ा गुस्सा है। तो आप ये बताएं कि असल में जो द वन थिंग दैट पोलस्टर्स हैव मिस्ड आउट ऑन इज़ द फैक्ट कि रो वी वेड का क्या इम्पैक्ट है वोटर्स के ऊपर और किस तरीके से वो औरतों को बाहर ला सकता है। दैट इज समथिंग दैट वाज नॉट पोल्ड एट ऑल। तो आप हमें ये बताएं कि एक्चुअली रो वी वेड का क्या इम्पैक्ट है, क्या लोग बाहर आएंगे, क्या औरतें कमाला के लिए बाहर आएंगी? जी देखिए, मैं खुद एक वकील हूँ और मैं रो वी वेड के डिसीजन को ना सिर्फ पढ़ चुका हूँ, मैं स्टडी कर चुका हूँ। पहले तो मैं आपको 2-3 चीज़ें करेक्ट कर दूँ। वो ये कि कमाला हैरिस हैज़ ऑलवेज बीन वेरी प्राउड of her Indian heritage, South Asian heritage, the fact that she is married to a Jewish American, the fact that her father was of Jamaican African ancestry,
और उन्होंने पूरे कैंपेन में ये बात की, बल्कि उनकी एंसेस्ट्री का ट्रंप ने मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से खवातीन काफ़ी नाराज़ हैं। फिर देखिए, रो वी वेड एक वाहिद मसला नहीं है खवातीन के लिए। खवातीन को ये बात भी याद है कि ट्रंप ने किस तरह अपनी बीवियों को ट्रीट किया, किस तरीके से वो अनफेथफुल रहे अपनी बीवियों के साथ, एक के साथ नहीं, जितनी भी उनकी बीवियां रही हैं। उन खवातीन को ये भी पता है कि उन्होंने उनके जो नॉन मैरिटल जो इश्यूज हैं वो कितने ज़्यादा हैं, उनके कितने अफेयर्स चले, वो कितनी दफ़ा जो है ना जुर्माना भर चुके हैं अपनी हरकतों का। तो खवातीन जो है ना, दे आर वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। अब ये जो अबॉर्शन का इशू है, ट्रंप की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इस इश्यू में फेडरल गवर्नमेंट को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्टेट पे ये मामला छोड़ दें। मगर उसका प्रॉब्लम यह है कि जैसे टेक्सास है, जहाँ पे रिपब्लिकन्स की तादाद ज़्यादा है, तो उन्होंने अबॉर्शन के रूल्स ऐसे बना लिए कि जो एज अ मुस्लिम मैं समझता हूँ कि आर अनरीजनेबल। ऐसे रूल्स हैं कि जहाँ पे ख़वातीन की अगर सेहत को भी ख़तरा हो तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है अबॉर्शन की इवन ऑप्शन को देखना। उनके पास राइट्स बहुत कम हैं। आज ये अबॉर्शन के साथ हो रहा है, कल को हो सकता है कोई और चीज़ हो। इसी तरीके से जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, और बहुत सारे अमेरिकन जो आज इमिग्रेंट नहीं है वो इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं। तो जब खवातीन ये देखती हैं कि इमिग्रेंट्स के बारे में जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह लैटिनोस के बारे में बात करते हैं, पोर्टो रिकन्स के बारे में जो बात की वो तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। कल रात की आप उनकी स्पीच सुन लें, उन्होंने कहा कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर क्रॉसिंग द बॉर्डर। ऐसा लगता है कि जैसे इस मुल्क पे हमला हो गया है। बल्कि चंद दिन पहले तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमेरिका जो है इट्स एन ऑक्यूपाइड कंट्री। आप सोचिए कि अमेरिका में हम जैसे लोग इस बात में प्राइड फील करते हैं कि दिस इज अ मेल्टिंग पॉट। यस वी हैव इश्यूज, यस वी आर नॉट परफेक्ट, बट वी हैव द एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड। कमाला हैरिस एक्चुअली टचेस people heart in more. The vote against Trump is a big issue. Okay. Zafar साहब, ये जो आपने बात की कि कमला touches people's hearts in more than one way, मैं इस पे पूछूंगा आपसे, बट अनिला एक सवाल और वो ये कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक तो मेरा पहला सवाल ये था कि जी पेंसिल्वेनिया क्या प्रेसिडेंट बनाएगी, उसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये भी कि क्या ये सिर्फ इमिग्रेशन वर्सेस अबॉर्शन इलेक्शन है? बिकॉज कमला ने जो प्रॉमिसेस किए हैं वो प्रॉमिसेस किए हैं कि जी टैक्स रिबेट्स उन्होंने प्रॉमिस किया, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो उसके लिए टैक्स में छूट का उन्होंने कहा है। तो आपको लगता है कि इस तरीके की मजीद चीज़ें और क्या कुछ हैं कमला की तरफ से, जिसने सिर्फ अभी हम सिर्फ फीमेल वोटर्स की हम बात करें, बट उन्होंने सिर्फ फीमेल वोटर को अट्रैक्ट नहीं किया, उसने बिजनेस जो कम्युनिटी उसको डेवलप करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए रिबेट्स की बात की है। सो व्हाट एल्स कमला हैज़ कम अप इस तरह की चीज़ों के साथ, और क्या ट्रंप ने भी इस तरह की कोई चीज़ें की, या फिर ही हैज जस्ट गॉन फायरिंग हिज गन्स द वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट वे? देखिए, जब ट्रंप ने शुरू की थी अपनी कैंपेन तो उनको खास हिदायत थी कि आप जो है स्टे ऑन मैसेज, लेकिन आपने देखा वो अनहिंज्ड हो गए और उन्होंने वही कहना शुरू किया, लोगों पे अटैक शुरू कर दिया, औरतों को इंसिन्यूएट किया कि औरतें इंटेलिजेंट नहीं हैं। और ये मैं खास कहना चाहूंगी कि ये जो अबॉर्शन का इशू है ये एक हाईली रिलीजियस इशू है। यहाँ पर जो क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स हैं, जो कि पैटिक फ्रेंड्स भी हैं, बहुत सारे जो क्रिश्चियंस हैं वो वोट नहीं करते हैं इस इशू पे, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि इसको यानी कि ये आपका फेथ है, ठीक है। लेकिन कमला ने हमेशा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ कैंपेन व्हिच वाज ओनली 100 डेज उन्होंने अपने आप को ऑन पॉइंट रखा। इकोनॉमी के लिए उन्होंने बात की, और मिडिल क्लास फैमिलीज जिनको कि ट्रंप एड्रेस नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं आपको ये दूंगी, जो लोग घर नहीं खरीद सकते हैं, आप अमेरिकन ड्रीम की बात कर रहे थे। अमेरिकन ड्रीम मीन्स यू हैव अ कार एंड यू हैव अ हाउस। उन्होंने कहा अमेरिकन ड्रीम जो है वो आपकी पूरी होगी, हम आपको डाउन पेमेंट असिस्टेंस देंगे, रेंट कम करेंगे, रेंट असिस्टेंस देंगे, हाउसिंग अफोर्डेबल करेंगे, और हेल्थ केयर उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट कहा कि ये सबके लिए होना चाहिए। तो उन्होंने जिन जिन चीज़ों को टच किया
वो लोगों को पसंद आई हैं। आपने देखा उन्होंने जेंडर कार्ड कम प्ले किया। हाँ, ये जरूर कहा कि अबॉर्शन एक औरत का डिसीजन होना चाहिए, ये किसी को स्टेट को ना सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए, हमारा और डॉक्टर का मसला है। तो ये बहुत सारी औरतों ने इसलिए दिया, जो रिपब्लिकन औरतें हैं जिनको मैं जानती हूँ, छुप के वो दे रही हैं कामला को, तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए दे रहे हैं कि जो हमारे स्टेट में कैलिफोर्निया में तो अलाउड है, लेकिन बहुत सारे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहां पर लोग मर रहे हैं, औरतें मर जाती हैं चाइल्ड केयर में, या उनका प्रॉब्लम हो जाता है बाय द टाइम दे क्रॉस ओवर टू अनदर स्टेट, तो क्या होगा। उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे गुस्सा होके अबॉर्शन हैज ब्रॉट पीपल आउट, स्पेशली वुमेन। उसके अलावा जो दूसरी चीज लेके आई है ट्रंप के लिए, दैट वाज इमिग्रेशन। एंड ये भी याद रखें कि अमेरिकन डेमोग्राफिक्स भी चेंज हो गई हैं 8 साल से। जब से हमारा कोविड हुआ है तो बहुत सारे कैलिफोर्नियंस दे कांट अफोर्ड इट, दे मूव टू नेवाडा। हु आर दे डेमोक्रेट्स। एंड देन ह्यूस्टन टेक्सास बहुत गए। अनिला साहबा, इफ यू अलाउ मी टू आस्क अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। आपने कहा ना कि बहुत मुख्तलिफ और बहुत चेंज हो चुके हैं अमेरिका के जो डायनामिक्स हैं, क्या हम सेफली ये कह सकते हैं कि फाइनली ऐसा यूएस इलेक्शन हो रहा है कि जो वाक़यतन अमरीकी जो मामलात में जो अमरीकी इश्यूज़ हैं उन पे लड़ा जा रहा है, ना कि एफपैक पॉलिसी, ना कि अफगान वॉर और ना कि वॉर ऑन टेरर? बिल्कुल बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, एक मिनट जी प्लीज गो ऑन। एक मिनट, सॉरी। You can take your time. You can take your time. While you take your time, Anila Sahiba, I think. आ गई हूँ। Yeah, sure. I'm good. Great. Sure. So, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पहला इलेक्शन है जहाँ पर इश्यूज पे इतनी जंग लड़ी कह सकते हैं आप, और these issues have been battled. एक तरफ से अगर ट्रम्प अपनी वैसी कैंपेन रखते, शुरू में मैसेज पे जाते, आपको पता है कि ये जो इमिग्रेशन और इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू है, ये डेमोक्रेट्स को हर्ट किया है। लेकिन इन्होंने जैसे ही ट्रम्प साहब ने अटैक करना शुरू किया और कहा कि हेशंस जो हैं वो कुत्ते बिल्लियां खा रहे हैं और ये सारी चीजें कहीं, उनका मैसेज ऑफ पॉइंट हो गया। अभी मैं कुछ न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट से बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमारी समझ नहीं आ रही किससे वोट करें, हम स्ट्रीट्स पे जा रहे हैं तो यहाँ पर तो लोग होटल्स, जो अच्छे होटल्स हैं वहाँ पर ये इलीगल माइग्रेंट्स इज एन इशू, वहाँ टैक्सेस बढ़ गए, वहाँ के मेयर जो इतना अच्छा डेमोक्रेटिक। अनिला साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। वक्त की कमी की वजह से हमें आपको यहीं काटना पड़ा, कि इनसाइट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी। नाज़रीन, अब हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कौन से वो लास्ट मैसेज थे जो दोनों डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस चाहते थे कि अपने वोटर्स को दें। उनका कैंपेन्स के लास्ट एड्स ये अभी आप देखने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से कमाला और ट्रंप ने अपना आखिरी मैसेज जो है वो पैकेज किया है। हम वेलकम करेंगे कौसर जावेद साहिबा को, जो हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रही हैं, और जी माजरत कौसर जावेद साहब जो हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं। राइट बिफोर वी गेट इनटू द क्वेश्चंस, लेट्स बिगिन। तो नाज़रीन, आपने देखा कि कमाला ने अपने इंटरव्यू में, अपने पैकेज में बहुत होपफुल म्यूज़िक यूज़ किया है, ख़ुद बात की है। बहुत सारी आपको औरतें भी नज़र आई उनके ऐड में, बच्चियाँ नज़र आई जिनसे वो बात कर रही थी। सोल्यूशन ओरिएंटेड उनका ऐड था। वो कह रही थी कि वो ग्रोसरीज़ को भी कम करेंगी, मिडिल इनकम लोगों के लिए जगह बनाएंगी, और सबसे ज़्यादा कि वो बात सुनेंगी अपने वोटर्स की। उसके बनिस्बत जब हम डोनाल्ड ट्रंप का ऐड देखते हैं, हमें एक बहुत ही बड़ा मागा नैरेटिव नज़र आता है। हमें सिर्फ मर्द नज़र आते हैं, बमुश्किल शायद कोई एक खातून उनके पूरे ऐड में थी। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका की हर फील्ड में जो वर्कर्स हैं वो सारे तमाम मर्द ही हैं और सारा मसला ही उनका है। हमने ये भी देखा कि उनके ऐड में उन्होंने ईमान खलीफ, जो अल्जीरियन बॉक्सर हैं, जिनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की गई थी कि वो औरत नहीं है, मर्द हैं, और इस तरह की बिल्कुल जो है वो बेहूदा बातें उनके बारे में की गई थी, उनको भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किया अपने ऐड में। बिल्कुल एंटी इमिग्रेशन ऐड है। पूरे ऐड का मकसद ये है कि बाइडन ने जो है वो बहुत बुरा किया है और अब हम बदला लेंगे। तो जब हम ये देखते हैं, हमें एक स्पेसिफिक किस्म का इम्प्रेशन जनरेट होता है कि कमाला कैसी हैं और ट्रंप कैसे हैं। तो क्यों ना हम इस बारे में थोड़ा डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कौसर जावेद साहब से।
जी, हम अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में मौजूद है। फेयरफैक्स काउंटी का ये इलाका है, वाशिंगटन से 15 से 20 मिनट दूर। ये इलाका जो डेमोक्रेटिक इलाका है, तो आज के दिन बाकी रेस्ट ऑफ द जो 10 करोड़ वोट हैं, बाकी टोटल 18 करोड़ रजिस्टर्ड वोटरों में से, वो आज पूरे दिन जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल है ये 7 बजे यहाँ से शुरू हुआ और 7 बजे तक शाम तक जारी रहेगा। तो हमारे साथ अपने पाकिस्तानी जो वोटर्स हैं वो मौजूद हैं। सुबह से यहाँ 7 बजे से ही काफ़ी रश है, लोग आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। तो लाजमी सब मुसलमानों को, स्पेशली पाकिस्तानियों को मैं कहूँगा आएँ और वोट लाजमी डालें, घर नहीं बैठना। Obviously, we've been talking about the Pakistanis as well, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है on a larger scale, वो किसको सपोर्ट कर रही है। हमारे नुमाइंदे कौसर जावेद जो थे वो डीसी से हमारे साथ मौजूद थे। डायरेक्ट आपको फ्लोरिडा लेके चलते हैं और फ्लोरिडा में जो है लोगों के क्या रिएक्शंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, वो आपको दिखा दें। हमारा मेन फोकस है मुल्क की इकानमी, अमेरिका की इकानमी और फिर पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं। ट्रम्प जैसा बंदा है, क्योंकि स्टार्ट हुआ तो उसने कहा जी कि मुस्लिम्स पे बैन होना है और टेररिज्म और इस्लाम को साथ उसने किया, और आज वही बंदा जो है ना मजबूर हो गया कि वो जाके हेवीली मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जाके कैंपेन करे। औरत है मगर एट द सेम टाइम उसके नैरेटिव, उसकी सोच, उसकी चीज़ों को देखा जाए तो नो, वो टोटली सपोर्ट करती है। और कमाला हैरिस रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स बोथ इसराइल के साथ हैं। ट्रम्प के लोग बोलते हैं जो लोग बिजनेसमैन हैं, हाई एंड पे हैं, रिच लोग हैं, वो उसको पसंद करते हैं। हमें वही प्रेसिडेंट चाहिए ऐसा जो इन चीज़ों को कंट्रोल करे, रेगुलेट करे। अमेरिका के लिए ट्रम्प जो है वो बेस्ट कैंडिडेट है। उसकी वजह ये है कि ट्रम्प के साथ इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है। जब इकोनॉमी अच्छी है तो ये सब के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो है कमाला, वो बातें उन्होंने काफ़ी की हैं लेकिन स्टेप्स जो है वो नहीं देखे, लोगों ने उनको कोई एक्शंस नहीं देखे जो उन्होंने किए वाकई मुसलमानों की। रिलीजियस फ्रीडम, आई फील दैट हमारी कम्युनिटी को, मुस्लिम्स को ज़्यादा होगी अगर हम ट्रम्प के साथ जाते हैं तो। ट्रम्प के जो जितने भी सपोर्टर हैं वो भी इजराइल की साइड पे हैं, तो इसलिए हमारे जो मुसलमान हैं वो भी काफ़ी स्प्लिट हैं। हम उन लोगों को भी वोट करना चाहते हैं जो हमारे लिए यहाँ अमेरिकन इकॉनमी के लिए बेटर हों। ऑलराइट, और हमारे नुमाइंदे रुमेल जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इन्हें टॉक टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ओवर देयर। रुमेल, ज़रा बात कीजिए और बताइए इस वक्त क्या सेंटिमेंट्स है वहाँ पे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वोटिंग के स्टाफ, आइए उनसे जानते हैं कि वोटिंग की टाइमिंग क्या है, लोग पर्सनली वोट डालने। लेट्स आस्क हिम people what time people can come and vote it today, and like how's the turnaround here. Hi. Hello, how are you? Good. My name is Sherry Jackman. I'm the Public Information Officer for the City of Dublin. All right. Yeah. So, like, what time people can come and vote early? I mean, today. Well, here at the Dublin Civic Centre, the election, people can drop off their ballots here at a drop box we have outside here, or they can go in and vote electronically until 8 o'clock p.m. tonight. Oh, and drop off anytime? Drop off anytime until 8 o'clock. Yes. Okay. The ballot box will be emptied at that point. So compared to early voting by ballot paper, is that effect like people is still coming for vote, or they still prefer to doing the mailing service? I think it differs with everybody. Some people like to go in and mark their ballots electronically, and some like to fill them out at home and then just drop them off. It's a little bit easier just to drop them off here at the ballot box. Oh, thank you very much. Thank you. Thank you. ऑल राइट, मीनवाइल इस वक्त हम आपको ये भी बताएं कि जो तमाम तर जंग इस वक्त बैटल ग्राउंड्स की है और वहाँ पे एक्सपेक्टेड कब तक वोटिंग टाइम ख़त्म हो रहा है, तो जॉर्जिया में अबाउट 1 घंटा 20 मिनट में जॉर्जिया में ख़त्म हो जाएगा। जो पोल्स वहाँ क्लोज हो जाएंगे। बाय द वे वहाँ पे 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। नॉर्थ कैरोलिना में जो है वो अराउंड 2 घंटे का टाइम है कि जब वहाँ पे पोल्स क्लोज हो जाएंगे, वहाँ भी 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। देन कमिंग टू द पेंसिल्वेनिया, द फेमस पेंसिल्वेनिया के जो हो सकता है इस बार की यूएस इलेक्शंस का फैसला वही करे। और पेंसिल्वेनिया के जो एग्जिट पोल्स थे, दे वर लाइक सो क्लोज, 48%, नथिंग टू चूज़। वहाँ 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अच्छा, वहाँ पे तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त है कि वहाँ पे पोल्स क्लोज होंगे। देन जो सबसे ज़्यादा फोकस रहा मिशिगन, और मिशिगन में अरब मुस्लिम पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं और वहाँ पे अराउंड
जो है वो 2 और 3 घंटे के दौरान वहाँ भी पोल्स क्लोज हो जाएंगे। एरिज़ोना विद इलेक्टोरल वो 11 और वहाँ पे अराउंड 4 आवर्स में पोल्स क्लोज हो जाएंगे। विस्कॉन्सिन में भी जो है वो पोल्स इसी तरह क्लोज होंगे इन नेक्स्ट 4 आवर्स। नेक्स्ट 5 आवर्स में नेवाडा, जिसमें 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं। हमारे साथ मौजूद है ताहिर जावेद साहब, उनको हम वेलकम करते हैं ट्रांसमिशन में। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द ट्रांसमिशन। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये अमरीकी तारीख के सबसे ज़्यादा क्लोजली फॉट इलेक्शंस हैं, तो क्या मैं गलत हूँ ताहिर साहब? नहीं, नॉट एट ऑल। मेरे ख्याल है कि ये देखें, इस वक्त हम, आपने भी बोला कि 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे पोल ख़त्म होने से पहले भी आज इस वक्त कोई शख्स कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि दोनों में से कौन इलेक्शन जीतेगा। अच्छा, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये वो इलेक्शन है जो शायद आज शाम को हम सब लोग इस उम्मीद के साथ सोएंगे कि कल उठ के पता चले कि शायद इनमें से कौन लीड ले रहा है। ये इतना क्लोज चल रहा है कि आप जो इतना क्लोज जब इलेक्शन होता है तो मेल इन बैलेट बड़े रेलेवेंट हो जाते हैं, जो तकरीबन 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 दिन तक भी नहीं आते, बल्कि उसमें मेरा ख्याल है कि कुछ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग है, अगर इतना क्लोज इलेक्शन हो उसके लिए, तो ये एज लॉन्ग एज ये मेरा ख्याल है कि वैसे ही स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसको कंपाइल करता है हर स्टेट के अंदर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वैलिडिटी भी कुछ स्टेटों के अंदर ये 2-2 वीक डिले हो सकती हैं। उसके बाद ये फिर जब ऊपर फेडरल में जाएगा तो ये इलेक्शन ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता कि ये इलेक्शन हम इसको शाम को किसी एक तरफ टिल्ट होता देखेंगे। तो यस, यू आर राइट, इट्स वेरी क्लोज। अच्छा ताहिर जावेद साहब, मैं आपसे ये एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी जो हमारे पास प्री वोटिंग के कुछ फिगर्स आए हैं, इवन दो डेमोक्रेट्स हैव मेंटेन्ड अ कंसिडरेबल लीड ओवर द रिपब्लिकन वोटर्स, जो कि प्री मेल इन जो वोट्स के नंबर्स आए हैं, बट उसकी जो डेमोक्रेट वोट्स की 2020 के मुकाबले में तादाद है वो तकरीबन 6 से 7 लाख वोट्स कम है। इसकी क्या बुनियादी वजह है? अच्छा, नहीं, देखें, जो पिछले इलेक्शन के अंदर हमने एक कैंपेन चलाई थी ड्यू टू कोविड, पूरा फोकस हमारा मेल इन बैलेट के ऊपर था, जिसकी वजह से और जो ट्रंप थे ऑन द अदर एंड, उनका वो डिस्करेज कर रहे थे मेल इन बैलेट को। तो जो डेमोक्रेट वोटर्स या डेमोक्रेट कैंडिडेट्स को फ्रॉम द गेट गोइंग एक एज मिल गई थी, वो ये थी कि हमारे बहुत ज़्यादा, हमारे तो आधे वोट मेल इन बैलेट के अंदर आ चुके थे। तो वो एक इस दफ़ा वो एज नहीं है, उसमें बहुत सारी एक थी कि जिसमें आप अर्ली वोटिंग में आपको एज का या कोई भी रीज़न नहीं, आप विदाउट एनी रीज़न आप अपना मेल इन बैलेट कर सकते थे। अभी ये वापस इम्प्लीमेंट हो गया कि आपको 65 प्लस की एज चाहिए, आप अगर सिख हैं, आपको कोई और, या आप ट्रैवल कर रहे हैं मुल्क से बाहर, तो वो जो एक जेन्युइन जो सालों साल की जो रीजंस थी ना, वो कोविड में एक जो एक्सेप्शन हुई थी, दोनों में फ़र्क है। तो ये, लेकिन अगर उस एक्सेप्शन को आप हटा दें तो अभी भी अर्ली वोटर्स जो थे वो 1/3 अर्ली वोटर पड़ गए, जो किसी भी पिछले इलेक्शन से पहले किसी भी इलेक्शन से ज़्यादा वोट है। बिल्कुल ताहिर साहब, आपसे सवाल करने से पहले थोड़ा मैं डिस्क्लेमर देती हूँ। असल में इस साल हुआ ये है कि पोलिंग बहुत ज़्यादा एक मशकूक तरीके से हुई है। पोलिंग मेथडोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा अपडेट करनी पड़ी थी, क्योंकि 2016 और 20 के इलेक्शन में पोलस्टर्स आफ्टर द इलेक्शन दे वर रियलाइजिंग कि हमने जिस तरीके से पोलिंग की, हम रिपब्लिकन वोटर्स को सही टाइम पर सही तरीके से नहीं पहुँच पाए, जिसकी वजह से पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अंडर एस्टिमेटेड थी। अब क्योंकि वो उसको रिकवर करना चाहते थे, 2024 के इंतखाबात से पहले तमाम पोस्टर्स ने अपनी मेथडोलॉजीज इस तरह अपडेट की कि कई मुबसरीन का मानना है कि एक्चुअली दिस रिजल्टेड इन देम ओवर एस्टिमेटिंग डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज प्रेजेंस। तो कंसिडरिंग दिस के हमें तमाम पोल्स में नज़र आ रहा है कि कमाला और ट्रंप बराबर ही हैं, हर स्विंग स्टेट में वो बराबर नज़र आ रहे हैं, फिर भी हमें पता है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कमाला की तरफ जाएंगे और कुछ ऐसे हैं जो ट्रंप की तरफ जाएंगे। आप इस बात को मद्देनज़र रखते हुए और पोलिंग से हटकर हमें ऐसी क्या जो है इंसाइट दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कमाला को कौन से स्टेट्स डेफिनेटली उनके पास जाएंगे, स्विंग स्टेट्स? देखें, स्विंग स्टेट्स के अंदर बैलेट के ऊपर एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है वुमेन का राइट्स के ऊपर, कि फेडरल गवर्नमेंट ने जब अबॉर्शन राइट्स को औरतों से वो छीन लिया, तो अब स्टेट्स की कोशिश है कि वो इसको अंडर सम स्टेट लॉ
लोगों से पूछ के उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अच्छा, ये एक वो एज है जो कामला हैरिस को जाएगी, क्योंकि इस जो राइट टू अबॉर्शन या राइट टू रिप्रोडक्शन औरतों के पास था, ये पिछले दौर में जो ट्रंप का पिछला दौर था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के और ट्रंप के इंटरवीन करने पे रिक्वेस्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म किया था। तो अब वो एक औरतें बेशक वो रिपब्लिकन साइड की हैं या डेमोक्रेट साइड की हैं, वो बिलीव करती हैं, ये नहीं करती, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहेगी और बिग मेजॉरिटी ये नहीं चाहेगी कि उनके डिसीजंस स्टेट ले। इसलिए ये एक नॉट जस्ट कि ये औरतों को इट्स अ वेरी डियर subject to them, very dear issue for them. At the same time, जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें मेरे ख्याल ये 4 या 5 स्टेट्स स्विंग स्टेट्स के अंदर ये बैलेट के ऊपर एज ए क्वेश्चन, एज ए न्यू लॉ उसके ऊपर वोट मांगा जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि एक रिमाइंडर एट द पोलिंग स्टेशन औरतों को वापस एक आएगा, जिसके ऊपर शायद नहीं बल्कि मैं तो बहुत इसके ऊपर होपफुल हूँ कि ये एक ही आइटम ऐसी है जिसकी वजह से जो कामला हैरिस कैन बिकम द फर्स्ट। अच्छा, लेकिन ताहिर साहब ये तो एक तो चीज़ है, दूसरी ही तरफ अब एक इशू तो है ना, और वो इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू है। हाँ, इस पे हम डिबेट कर सकते हैं कि उसको एड्रेस करने का डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीक़ाकार है वो कितना रूड है और कितना ठीक है। बट द क्वेश्चन इज कि बीइंग पाकिस्तानी मुस्लिम ओवर देयर, वहाँ का जो मुसलमान है वो कैसे सोचता है? बिकॉज ट्रंप जब पहली बार आ रहे थे वो नारा लगा रहे थे और बैन मुस्लिम कंट्रीज एंड फला ढिमका, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद अब इलीगल इमिग्रेशन वाली चीज़। तो एक मुसलमान होके एक अमरीकी मुसलमान किस तरीके से सोचता है इन सारी चीज़ों को लेके? आया वो उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई मैं तो यहाँ रह रहा हूँ और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको तो बाहर निकालना चाहिए, या फिर वो कुछ और राय रखता है? अच्छा, अब अगर तो मुसलमानों की राय सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर सुने तो मेरा ख्याल है कि शायद आप 10 बंदों को भी आप रोकेंगे आज की डेट के अंदर सर्वे करने के लिए, या 100 को भी रोकेंगे, तो शायद आपको एक भी बंदा इस इशू के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दे। मतलब उनके लिए ये कोई इशू नहीं है। इशू जो मुसलमानों का है वो गज़ा की वार है इस वक्त। सबसे पहले इशू जो मुसलमानों का है वो डिसअपॉइंटमेंट है समवॉट, क्योंकि पिछले इलेक्शंस में मुसलमानों ने 99% वोट डेमोक्रेट को दिया था और वो एक्सपेक्ट करते थे कि हमें एक बेटर ट्रीटमेंट मिलेगी इस पार्टी से। जो सीज़ फायर के ऊपर जो प्रेसिडेंट बाइडन ने काफ़ी डिले कर दी, इवन दो कांग्रेस के अंदर एक अच्छा इनकरेजिंग था पैटर्न, जिसके अंदर 2 कांग्रेसमैन अपनी सीटों से भी हाथ धो बैठे प्राइमरी इलेक्शन में APAC की फंडिंग की वजह से। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन ने बहुत ज़्यादा इस पर डिले जो किया सीज़ फायर के ऊपर, तो उसके ऊपर डिसअपॉइंटमेंट चल रही थी, जो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक मुसलमानों का एक रैशनल डिसीजन ये था कि उनमें से कुछ लोगों ने, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने ट्रंप को एंडोर्स किया इसके ऊपर। अच्छा, लेकिन एज वी आर टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन मुस्लिम्स, तो हमारे नुमाइंदे कामरान जिलानी फ्रॉम ह्यूस्टन जो कि एक डेमोक्रेट शहर रहा है फॉर द पास्ट 40 ईयर्स, शहर के मेयर जो हैं वो डेमोक्रेट रहे हैं, तो हमारे नुमाइंदे कामरान जिलानी ने वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी निजात अमरीकी हैं उनसे बात की है। आपको गुफ्तगू उनकी सुनवाते हैं। है कि इस बार हम लोग डेमोक्रेट जो रिपब्लिकन पार्टी है वो फोर्ट बैंक काउंटी से जीतेगी और हमारा जो कांस्टेबल है प्रेसिडेंट 3 का अली शेखानी वो विन करेंगे इसको। महंगाई बहुत हो गई, ट्रम्प के दौर में फिर बेहतर थी, बिजनेस वगैरह सब ठीक थे, अब बहुत महंगाई हो गई। देखें, उम्मीद तो है अल्लाह के घर से कि हालात बेहतर होंगे। जी, आज इलेक्शन का फाइनल दिन है, तो हमारे पाकिस्तानी जो हैं यहाँ पे ट्रेडिशनली ज़्यादातर जो है वो डेमोक्रेट को वोट करते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो हमारा अली शेखानी है वो लड़ रहा है यहाँ पे प्रेसिडेंट 3 कांस्टेबल के लिए, उसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो रिपब्लिकन के लिए वोट कर रहे हैं। ये ह्यूस्टन से कुछ तासुरात थे। मोइज़ा, यू वर अबाउट टू आस्क समथिंग, प्लीज गो ऑन। यस, तारिक जावेद साहब, आप अभी सदर बाइडन का जिक्र कर रहे थे, तो CNN का जो एग्जिट पोल आया है, जो अप्रूवल रेटिंग है, उसमें सदर जो बाइडन को सिर्फ 41% अप्रूवल रेटिंग आई है, जबकि अगर आप 2020 की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को तमाम तर हालात, चाहे वो कोविड हो या जब बाकी उनके मामला थे, जब वो काफ़ी उनको जो है अनपॉपुलर बोला जाता था, तो उनकी अप्रूवल रेटिंग भी तकरीबन 48% तो थी। तो ये 41% जो इतनी कम अप्रूवल रेटिंग है, उसकी क्या वजह और क्या इसका इम्पैक्ट कमला हैरिस को नहीं पड़ेगा इन दी इलेक्शन रिजल्ट्स?
मेरा अच्छा दो चीज़ें हैं इसके अंदर। प्रेसिडेंट बाइडेन की जो एक मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेट पार्टी की बहुत बड़ी कोताही है कि जो उनकी अच्छी चीज़ें भी थी उसको भी हाईलाइट करने में नाकाम रही है पार्टी। दुनिया यानी अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब्स इन्होंने क्रिएट की, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल इन्होंने पास किया, बेशुमार और छोटी बड़ी चीज़ें जिसके ऊपर इन्होंने वापस जो यानी मिनॉरिटीज़ के लिए जितने भी काम किए, सो कामला हैरिस की को अपॉइंट करना अपनी जगह से स्टेप डाउन करके, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की जिसको सही तरीके से मार्केटिंग नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि ये इनके साथ एक ज़्यादती है जिसकी वजह से जो एक आम पब्लिक के अंदर जो राय है वो थोड़ी डिफरेंट हो गई है। और ख़ास तौर पे याद रखें ये जो गज़ा वार है इसके अंदर सिर्फ मुसलमान डिसअपॉइंटेड नहीं है, इसमें कॉमन पब्लिक भी डिसअपॉइंटेड है कि जो जेनोसाइड किया गया है, जिसके अंदर जो आपको बच्चों ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेके ऑनवर्ड पूरी कंट्री के अंदर जो एक मूवमेंट फैली थी, वो सिर्फ मुसलमान बच्चे नहीं थे, उसमें सब लोग थे और ज़्यादातर उसके अंदर नॉन मुस्लिम थे। तो ये बहुत सारी कोताहियाँ भी साथ साथ होती रही हैं जिसकी वजह। अब आपका जो क्वेश्चन कि आया कामला हैरिस के ऊपर, तो देखें सारी दुनिया को पता है कि कामला हैरिस इस जो लास्ट 4 साल का ये जो टेन्योर था इसके अंदर वो बड़ी मच इररेलेवेंट थी, उनकी डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई लेना देना नहीं था और वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी। कामला हैरिस विल बी इस कामला हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन, उनको बिल्कुल इसके ऊपर जो डेमोक्रेट वोटर हैं वो इसको कभी भी इसको बंडल अप नहीं करेगा। वाइस प्रेसिडेंट तो थी ना, तो हाँ, मतलब आप ये फिर तो नहीं कह सकते फिर हम कैसे उनको कहें कि वो जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन से वो उनका डिस्कनेक्ट था। ये डिस्कनेक्ट नहीं था तो लेकिन उनकी से भी कोई नहीं थी ना। आपको अब मैं ये कैसे बताऊं कि उनको नुकरे लगाया हुआ था व्हाइट हाउस के अंदर। उनकी किसी जब मैं तकरीबन 12 दफ़ा तो मैं व्हाइट हाउस में गया हूँ मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर, उनको एक दफ़ा सिर्फ वो शी वाज इनवाइटेड, तो शी वाज टोटली नॉट इन्वॉल्व एंड आई एम टेलिंग यू विद ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप ताहिर साहब। ये हाँ काफी एक्सक्लूसिव और एट ऑल। ये तो आप ये यहाँ तक देखें जा कर के कि ये एंड के ऊपर जब एक डिबेट के अंदर ये इशू इस तरह का आया जिसके ऊपर नज़र आ गया कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो शायद ये जो सुनामी एक किस्म की जो बदतमीज़ी का जो माहौल है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और ये तो उसके ऊपर फिर एक मूवमेंट चली हमारी पार्टी के अंदर ही और उनको स्टेप डाउन कराने के लिए जो मामला तय किए गए उसके अंदर फिर उन्होंने जाते जाते अपना जो डील डन की कि कामला हैरिस को वो नॉमिनेट करके गए हैं। तो दैट वाज द ओनली टाइम देन कामला हैरिस को अटेंशन पे की गई है इस पूरी 4 साल के टेन्योर के अंदर। तो ये सबको पता है, ये कोई बल्कि ताहिर साहब विद दिस ह्यूज रेवलेशन हमारे साथ ही रहे। मैं भी ब्रेक पे जाना है, बट ब्रेक पे जाने से कबल हम अभी तक यही बात कर रहे थे, सोच भी रहे थे कि इट्स गोइंग टू बी अबॉर्शन वर्सेस इमिग्रेशन, बट राइट नाउ जो अभी तक के पोल्स के नताइज आए हैं, जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं अमरीकी अवाम सबसे बड़ा जो मसला समझते हैं वो इलीगल इमिग्रेशन या और कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ा मसला जमहूरियत का समझते हैं और दूसरा बड़ा मसला मईशत का समझते हैं। आने वाले घंटे में हम बात करेंगे कि इकॉनमी और इन्फ्लेशन ने कितना हिट किया है और कितना ज़्यादा डेंट कर सकती है वो इसमें इस चीज़ को। अभी लेट्स टेक अ ब्रेक और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। ट्रांसमिशन जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।